students, so today we are going to start with the fourth part of the gravitation. In the third part of the gravitation, we have studied about the concept behind the gravitation, low tide, high tide. Now, so there are various concepts which we have learned in the part 3. So in this part we are going to study about the mass and weight, velocities, different types of velocities and the gravitational waves, all these different types of concepts we are going to study in this part. So let's start with the basic part, what is mass and weight. So let's learn about low tide and high tide, which occurs mostly in the sea. Now let's see the first point. So in the first point, they have given that you must be knowing about the high and low tides that occurs regularly in the sea. सो टाइड का मीनिंग होता है जो समुंदर में पाया जाता है. टाइड्स आर वॉट विच इज़ जनरली फाउंड इन द सी में होता है. कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है. सो द लेवल, तो ये टाइड्स क्या होते हैं, हाई टाइड लो टाइड, जो लेवल होता है, लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन along sea shore increases and decreases twice a day at regular intervals. So this is what, इसका मतलब ये है होता है जो वाटर लेवल होता है सी का, वो दिन में 2 बार एटलीस्ट कम होता है या ज़्यादा होता है. Why this thing is happening? We will learn about it. But before that, first see the next point. High and low tides occur at different times at different places. It means that it decreases or increases depending on the place and especially the time. The now next point is the level of the water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. अब सी अभी हमें थर्ड पॉइंट में क्या पता चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो भी ये हाई टाइड लो टाइड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स किससे लग रहा है, मून से लग रहा है, जिसके वजह से वो हमें हाई टाइड या फिर लो टाइड दिख रहा है. इसका मतलब ये है कि सी में जो शोर होता है, शोर में चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स वेव्स, सी में जो वेव्स में चेंजेस आते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आते हैं. दैट फोर्स इज, और वो फोर्स किससे अप्लाई किया गया है, फोर्स इज एक्चुअली बीन अप्लाइड बाय मून, विच यू कैन एक्चुअली रिलेट बाय द फिगर, बाय लुकिंग एट द फिगर. जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, वो किसके वजह से करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है. तो ये जो हाई टाइड एंड लो टाइड होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. नाउ सी द पॉइंट वाटर. Now water directly under the moon get pulled towards the moon and the level of the water there goes up causing a high tide at that place. Moon जो है force apply करता है earth पे. We all are aware of it that earth is made up of 70% of water. So इसलिए जब वो force apply करता है it tries to pull the water. मून क्या करता है, खुद की तरफ खींचता है पानी को, जिसकी वजह से हाई टाइड होता है. अब मून क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऐसे अप्लाई कर रहा है, वो पानी को खुद की तरफ. अभी वी आर अवेयर कि अर्थ जो है मोस्ट ऑफ देयर पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर. सो बिकॉज ऑफ दैट जब मून कोई फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है और वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है पानी को, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पानी मून के अंदर चला जाए. नो, इट्स ट्राइंग सम काइंड ऑफ फोर्स हैज बीन अप्लाइड टू दैट वाटर. सो व्हेन दैट फोर्स इज अप्लाइड टू द वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर लेवल इंक्रीजेस. वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. व्हेन वाटर लेवल इंक्रीजेस देन दैट टाइम हाई टाइड हैपेंस, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं. ओके, so why it is happening, it has been happening because of the gravitational force exerted by moon. Let's see about low tide. At 2 places on the earth at 90 degree from the places of high tide the level of water is minimum. अभी जैसे जैसे भी बीच में कहीं पे भी हाई टाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेव्स आ रहे हैं, बहुत वाटर का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के ही पोजीशन में, उसके पोजीशन से 90 डिग्री के जो 2 पोजीशंस है उसके आप ऊपर और नीचे,
जैसा फिगर में दिया गया है, ऊपर जो है लो टाइड हो जाएगा, नीचे जो है हाई टाइड हो जाएगा. सो वही चीज़ वो उस जगह पे एट दैट 90 डिग्री पोजिशन यू विल फाइंड अ लो टाइड, दैट इज अ लोअर लेवल ऑफ द वाटर इज लेस. अंडरस्टूड? सो बोथ occurs at same times. So now I hope you have understood with the concept. तो जो भी दोनों भी जो चीज़ें हैं हाई टाइड और लो टाइड जो है साइमल्टेनियसली अकर होती है. Now let's understand the next concept, Earth's gravitational force, how it has been there. अभी ये जो अभी तक जो हमने किया हाई टाइड लो टाइड, this is nothing but it's a part of your activity. I hope you are clear with how and why this the high tide and low tide occurs in the sea. Now let's see the Earth's gravitational force. Now in the Earth's gravitational force में इसमें first point क्या दिया है? Will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant or will it be change with time? अगर हम कोई भी स्टोन को फेंक रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी जब तक वो ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, क्या इट विल हैव अ सेम वेलोसिटी? नो. सो इसका आंसर है जो वेलोसिटी है, सो इसका आंसर है येस, वेलोसिटी चेंजेस. अभी यहाँ वेलोसिटी सेम नहीं होती है, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है, चेंजेस. अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो तब तक ऊपर रहता है जब तक वो फोर्स है उसमें. एट वन पॉइंट जब वो उसके अंदर का जो फोर्स है ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से यूटर्न लेके नीचे की तरफ आ जाएगा. किसकी तरफ? अर्थ की तरफ. क्यों? अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. बिकॉज ऑफ दैट थिंग इट विल कम डाउन. अब वो पॉइंट जहाँ से वो यूटर्न लेगा वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी. ठीक है, जहाँ पे ज़ीरो होगी. हाउ विल इट चेंज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल इट चेंज? वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? वाई डज इट फॉल आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट? व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? अभी क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल इट चेंज. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डजंट द स्टोन. अभी सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टोन हमेशा ऊपर ही क्यों नहीं रहता है, वो ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ जाता है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है. ये सब जो है, ये सब का आंसर जो है हम आगे देखते हैं. सो इसका आंसर है, जस्ट लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल. अगर हम एक बॉल ले रहे हैं, एक बॉल को हम खेल रहे हैं, वी आर जस्ट प्लेइंग विद अ बॉल एंड मैंने क्या किया, वो बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंका. आई थ्रोन दैट बॉल एट अपवर्ड डायरेक्शन. अब ये बॉल तब तक ऊपर जाएगा तब जब तक उसके ऊपर एक प्रॉपर फोर्स अप्लाइड है. ठीक है, उसी टाइम तक वो ऊपर रहेगा. अगर उसके अंदर का वो फोर्स, वो बॉल के अंदर जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो ख़त्म हो गया, तो वो वापस वो क्या करेगा, वो बॉल न्यूटन लेके नीचे आ जाएगा. क्या करेगा? न्यूटन लेके नीचे आ जाएगा. सो दैट इज़ वॉट. अब वो फिर जो अभी जो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ से पुश नहीं करता. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इट ट्राइज टू पुल द ऑब्जेक्ट, इट डजंट पुश द ऑब्जेक्ट. राइट. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पुश, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी तरफ से फेंक रहे हैं. तो जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, जब तक वो चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है, तब तक वो ऊपर रहेगा. अगर वो एक्सटर्नल फोर्स और ख़त्म हो गई तो वो वहाँ से नीचे आ जाएगा. सो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको ही मैक्सिमम, ऊपर जाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कहते हैं. सो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स. I hope you understood this part. So height of an object depends on how much force you apply. So the main cause for it is gravitational force. Now the second point is the earth attracts every object near it towards itself because of gravitational force. तो जो अर्थ है, the center of mass of earth is situated at its center, right? So the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. So because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upwards, this force tries to pull it down and reduces its velocity.
when we throw a stone, क्या करेंगे अगर हम stone को फेंक रहे हैं vertically upwards, this force will try to pull it away and reduces its velocity. So due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while, and the pull continues to be exerted, and the stone starts moving vertically downwards towards the center of the earth under its influence. I hope you have understood what is the earth's gravitational force. According to the Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. So thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why does the apple fall towards the earth but earth does not move towards the apple? ये जो क्वेश्चन का आंसर है, this I have already given you in the first part, that this is because ये क्या है, एक्सक्लेरेशन का खेल है, ये because of the acceleration. नाउ मास का जो अर्थ का जो एक्सक्लेरेशन है वो हायर है, ठीक है. अर्थ का जो मास है, अभी जो मास है, अर्थ का मास क्या, अर्थ वो हैवी है, तो उसको जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्या होता है, एप्पल ही अर्थ पे गिरता है, अर्थ जाके एप्पल पे नहीं गिरता. एक्चुअली दोनों भी एक दूसरे के पास मूव होते हैं, दे बोथ अप्लाई द सेम काइंड ऑफ एन एनर्जी. बट नाउ अभी I hope you are clear with this concept. The next is क्या है, the gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellites orbiting the earth. The moon and the artificial satellites orbit the earth. The earth attracts towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? This is because of the velocity of the moon and the satellites along their orbits. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. अभी देखो क्वेश्चन क्या है, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे गिर जाती है, क्या मून जो है, मून है, बाकी के जा रहे दो भी प्लैनेट्स है, वो क्यों नहीं गिरते हैं, वो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, वो एक बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी जो उनके पास प्रेजेंट है, उसके वजह से वो अर्थ पे नहीं गिरते. अगर वैसा कुछ होता तो दे वुड हैव ऑल्सो फॉलन ऑन द अर्थ. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं. Gravitational waves are very different types of waves. They have been called the waves on the fabric of space-time. Einstein predicted their existence in 1916. These waves are very weak and it is very difficult to detect them. बोलने का मतलब ये है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो कुछ अलग टाइप्स के वेव है. जो आइंस्टीन ने बताया है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है वो बहुत वीक वेव होता है, मतलब बहुत कमज़ोर वेव होता है. और जो स्ट्रॉन्ग वेव होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक वेव हो गया, इलेक्ट्रिक वेव हो गया, वो सब वेव स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं. सो जो साइंटिस्ट है उन लोग ने ऐसे वेव्स को मेजर करने के लिए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिससे हम मेजर करते हैं. उसका सोर्स क्या, कितना वेट है, उसके लिए हमने कितना वेट है, उसका सोर्स क्या है, ये सब की जानकारी के लिए, ये सब की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया है. उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है लीगो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ये वेव्स को कैलकुलेट किया जाता है, इस वेव्स के बारे में पता लगाया जाता है. So, the LIGO, which stands for Laser Interferometric Gravitational Waves. What is LIGO stands for? Laser Interferometric Gravitational Waves. ठीक है, उसका ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जॉर्वेटरी मतलब ऑब्जॉर्व करना. इंटरफेरोमेट्रिक मतलब जो अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना. उसका इंटरफेयर मतलब क्या है, अर्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है. ठीक है, मेट्रिक मतलब मेजर करना. इन एग्जैक्टली आफ्टर 100 years of their prediction,
Scientists detected these waves coming from an astronomical source. तो ये जो ग्रेविटेशन किसी के एक सोर्स की तरफ से आ रहा है which was particularly concluded by many scientists. Indian scientists have contributed significantly in this discovery. This discovery has opened a new path to obtain information about the universe. So learning about the gravitational waves has given lots of opportunities in the universe, in the astronomical fields, to gather all the information, and there are many more inventions to be done. Okay. Now free falling. अब हम नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्री फॉलिंग ना. फ्री फॉलिंग मतलब एकदम फ्रीली मूव होना. फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है? फ्रीली मूव हो रहा है. फॉलिंग मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव हो रहा है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही अप्लाई होना चाहिए. जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो अप्लाई नहीं होना चाहिए, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉलिंग कहेंगे. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऊपर से, उसमें और कोई भी तरीके का फोर्स नहीं होना चाहिए. जो भी तरीके का फोर्स अभी भी है वो सारे नहीं होने चाहिए, तभी उसको हम फ्री फॉलिंग कहेंगे. फ्री फॉलिंग कब कहेंगे? जब वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में मूव होगा. नाउ लेट्स सी सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ फ्री फॉलिंग. The force of gravity due to the earth acts on each and every object. The force of gravity due to the earth acts on each and every object. Newton's universal of gravitation में पढ़ा है कि अर्थ पे जितने भी बॉडी है सब पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है. When we are holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we are applying on it a opposite direction. क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ के रखा है तभी भी अर्थ उस पर अपना फोर्स अप्लाई करता है. क्यों नहीं पाता? क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है. कौन सा फोर्स? हमने खुद का फोर्स अप्लाई किया है. प्रॉपरली हमने अपने हाथ में उसको पकड़ के रखा है. जो फोर्स हमने अप्लाई किया है दैट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है तब वो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं. इसीलिए हम उस स्टोन को उठा पाते हैं. As a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and stone falls down under its influence. अगर उस स्टोन को छोड़ दिया तब वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, तब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होगा. Whenever an object moves under an influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely. So the stone is falling in a downward direction without any presence of force. So thus the released stone is in the free fall. In the free fall, the initial velocity of the object is 0 and goes on increasing due to acceleration due to the gravity of the earth. जैसे जितना ज़्यादा ऊपर से तुम फेंकोगे उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा नीचे आने के लिए. अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ फ्री फॉलिंग? फ्री फॉलिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वन वेव which is called as a gravitational wave. There is no other type of a wave which is present other than gravitational waves. समझ में आया? कब तक हम लोग उसको हाथ में क्यों पकड़ पाते हैं? क्योंकि हम एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट फोर्सेस द स्टोन इज़ बीन बैलेंस्ड एंड हम इसके वजह से हम उसको अपने हाथ में अच्छी तरीके से पकड़ पाते हैं. अंडरस्टूड?
Now let's go for the another part. So there are some Newton law. Let me explain you what are they, and now see what are they. Now see जो true fall free fall है is possible only in vacuum, क्योंकि जो वैक्यूम में होता है वो एक बायनॉट करके फोर्स है, नहीं लगता. बायनॉट फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ कॉज्ड बाय एयर रेसिस्टेंस. वैक्यूम क्या है? दिस इज वैक्यूम मतलब क्या है? उसमें कुछ कोई भी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं होता, प्रॉपरली सील्ड होता है ना, तो इसीलिए उसमें ना एयर होता है ना कुछ होता है, इसीलिए वो इसके लिए उसके जो फॉलिंग होती है वो फ्री फॉल होती है. फ्री फॉल मतलब कोई भी तरीके का फोर्स नहीं है, वो फ्री फ्रॉम ऑल अदर टाइप ऑफ फोर्सेस, अपने आप गिरता है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है. ओके, सो दैट इज़ जनरली प्रेजेंट इन लिक्विड. सो जो शिप वगैरह होती है विच फ्लोज ऑन द सीज, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बायनॉट फोर्स. वैक्यूम जो होता है जहाँ एयर भी ना हो, फ्री फॉल मतलब नो फोर्स विल बी अप्लाइड, पर इफ़ यू आर अप्लाइंग इन वैक्यूम, so it is called as a free fall. So for a freely falling object, velocity on reaching the earth and time taken for it is been calculated by using a Newton's equation of motion. All now one equation is V is equal to ut plus at square, and another one is S is equals to ut plus half at square, and one other is v square equal to 2 as plus u square. I hope you have all studied that this three equation. From this three equation we get this equation which is given on the slide. Go through the slide properly and go through these values, go through this equation properly, because from this equation, from this value, you are going to do the problems. Okay, am I clear? Now for a free fall, the initial velocity is u is equals to 0 and acceleration is a is equals to g. You have remembered this equation because it is going to help you with the numerical problems. The value of g is always negative. जब फ्री फॉलिंग होगी तभी उसकी जो वैल्यू जो है नेगेटिव होगी. जब भी मतलब अगर तुम कोई भी वेलोसिटी है, इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इन द वैक्यूम से अगर कोई चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, तब उसकी जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो नेगेटिव होगी. वो क्या होगी? नेगेटिव, विच इज़ गिवन बाय माइनस जी. अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ फ्री फॉल? फ्री फॉल समझ में आया? ठीक है. अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द फॉलिंग. फ्री फॉलिंग एकदम फ्रीली होता है, और यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो क्या है? थ्रू फ्री फॉल. थ्रू फ्री फॉल क्या होता है? विद इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द न्यू concept, gravitation potential energy. So there are two types of energy. One is a kinetic energy and other one is the potential energy. जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? इट्स कॉल्ड एज अ मूवेबल एनर्जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो ये मोशन में है, देन वी से दैट इट इज़ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवेबल एनर्जी. कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा तब हम उस पर काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही ज़मीन पे है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि उस बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेस्टिंग एनर्जी. ओके, वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट स्टैंडर्ड. द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. जो भी एनर्जी स्टोर है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. द एनर्जी इज़ रिलेटिव एंड इंक्रीजेज हैज़ वी गोज ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी उस फिगर में देखो, अभी दोनों एक फिगर में देखो, एक आदमी
वन बॉय इज स्टैंडिंग विथ 2 bricks. उन्होंने उसके पास 2 तरीके का ईंटें है, ईंटें मतलब ब्रिक्स है, ब्रिक्स है उसके हाथ में. एक ब्रिक्स को नीचे रखा हुआ है, एक ब्रिक को हाथ में पकड़ा है, राइट. अब एक ब्रिक का जो नीचे रखा है, दोनों ब्रिक्स आर एट द रेस्टिंग पीरियड. दोनों ब्रिक्स कोई भी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं. समझ में आया? दोनों भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इट विल बी लेस, while the brick which is present at the in his hand will have a higher potential energy. Understood what is a potential energy? So this energy is relative and increases as we go to the greater heights from the surface of the earth. So जो ये potential energy होती है, जैसे ही उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है उससे वैसे उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है. समझ में आया? वी हैड अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज़ mgh एंड ऑन द ग्राउंड इट इज़ 0. पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेविटी है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to the gravity, and h is the height of an object. This is for the linear. So ये जो formula है it is for the linear velocity. When h is small compared to the radius of the earth, we can assume g to be constant and can use the formula mgh. But for larger values of h, the value of g decreases with increase in h. जब कभी हाइट इंक्रीज़ होती है, वैल्यू ऑफ g चेंज होती है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे. जब इंक्रीज़ होगा, कोई भी हाइट उसका इंक्रीज़ होगा, उस ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज़ होगा, तब हम mgh वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे. वी विल यूज़ अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इट. अंडरस्टूड? For an object an infinite distance from the earth, the value of g is 0. Then we will, for an object an infinite distance, उसका value of g क्या होगा? 0 होगा. And earth's gravitational force does not act on the object. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. Thus for a smaller distance, that is height, the potential energy is less than 0, that is it is negative. समझ में आया? स्मॉलर डिस्टेंस में क्या होगा? हाइट छोटी होगी, हाइट छोटी होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी इज़ लेस देन 0, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होगा और क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूला. उसका फॉर्मूला कौन सा टाइप का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट अ ग्रेटर हाइट. ग्रेटर हाइट मतलब हाइट विल बी, h विल बी ग्रेटर. तब हम ये फॉर्मूला mgh वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे ना, तो दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो देखते हैं. ऑब्जेक्ट इज़ एट हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़, जब h की वैल्यू 0 नहीं होगी तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ r प्लस h. r प्लस h क्या है? डिस्टेंस इज़ ऑलवेज मेजर. r प्लस h जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमेशा सेंटर के थ्रू मेजर करेंगे. जो फॉर्मूला है वो क्या है? माइनस GMM अपॉन r प्लस h, वेर m एंड r आर द अर्थ मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली. समझ में आया कौन सा फॉर्मूला? तो पोटेंशियल एनर्जी की 2 फॉर्मूला है. एक है mgh जब हाइट हायर नहीं होगी. समझ में आया? और अगर जब हाइट विल बी, ऑब्जेक्ट इज़ एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेर माइनस GMM अपॉन RH. m और r क्या है? मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली. ठीक है? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज अ एस्केप वेलोसिटी. Now let's learn on one more new concept which is called as a escape velocity. We have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. See, अभी यहाँ पे क्या दिया है? अगर हम एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं
तब क्या होता है, उस पर एक तरीके का वेलोसिटी अप्लाई होता है। हम कोई भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तरीके का वेलोसिटी अप्लाई होगा, ठीक है। वेलोसिटी, जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब अभी एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं बहुत ज़ोर से भाग रही हूँ, बट एक टाइम के बाद मेरा मूवमेंट क्या हो जाएगा, मेरा भागना क्या स्लो हो जाएगा, क्यों, मैं थक जाऊँगी, मेरे अंदर की एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैंने बॉल को फेंका है तो एक टाइम में उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रहेगी, तो वो बहुत ज़ोर से जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो और ऊपर जाते जाएगा वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ पे अप्लाई होता है, और अर्थ क्या करता है, वो अप्लाई करता है टू पुल दैट टुवर्ड्स हिम। वो क्या करेगा, उस बॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जब वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक पॉइंट के बाद जब उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उस पॉइंट से वो नीचे की तरफ आने लगेगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जहाँ पे से वो टर्न लेगा, उस पॉइंट के उस जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एंड आफ्टर दैट स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। अगर हमने किसी बॉडी पे वेलोसिटी अप्लाई की है, and because of which it will go till the point it has a velocity at point from the body which will take a turn, and this will start coming downwards. That point velocity will become zero. Its maximum height depends on its initial velocity. अब जो उसका हाइट डिपेंड करता है जितना तुम्हें वेलोसिटी अप्लाई किया है, जितना फोर्स अप्लाई किया है। समझ में आया, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना वो ज़्यादा ऊंचाई से जाएगा। देखो अभी कोई क्रिकेटर है, व्हेन दे डू अ बैटिंग, ज़रूरी है कि हमेशा 6 ही हो 4 ही हो, नहीं, जितने ज़्यादा ज़ोर से जितने ज़्यादा फोर्स से तुम उस बॉल पे एनर्जी अप्लाई करोगे, बॉल उतना ही मूव होगा। समझ में आया। सो दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दिस। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज द वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। सो एक तरीके का फॉर्मूला है जिससे हम एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, क्या है, 0। a क्या है, -g। देयरफॉर अगर हम इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, तब हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -gs, एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा फिर, s इज इक्वल्स टू -u स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया। Understood how do you calculate the velocity of the how do you calculate escape velocity, and from that formula how you come to know about the maximum height of the particular ball. समझ में आया। You have to remember this formula very thoroughly, so please go through this formula nicely and by heart it, because these formulas are going to help you out to solve the further problems. कंटिन्यूएशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। अब इसमें एक पॉइंट जो है, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग एन इनिशियल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है तो वो उतने ऊपर तक जाएगा, उसके बाद से उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जैसे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जैसे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो क्या होगा, वो यू टर्न लेके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट पॉइंट इज
The force of gravity being inversely proportional to square of the distance became zero only at infinite distance from the earth. Infinite distance from the earth पे ही उसका जो becomes force of gravity क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तभी जाके वो ज़ीरो हो जाती है. दिस मीन्स दैट for an object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth. That is, object will come to rest at infinite distance and will stay for there. Okay, understood what is an escape velocity? Now let's see the value of the escape velocity in the next slide. Now let's see the value of escape velocity. Now, the value of escape velocity is generally been calculated from the principle of the conservation of energy, which is given by the Einstein equation. As we all aware of the Einstein equation, which is given by E is equals to mc square. So, from this equation, we are going to find out the value of escape velocity. Now, E1 is equal to E2. When E1 is equal to E2, what happens? You get a one formula, half mv square minus gmm divided by r, which is equal to 0. So from this equation we get a value of velocity which is given by v square is equal to 2gm divided by r. When you remove the square, you get a square root which is given by v is equals to root of 2gm upon r. When you take the 2gm upon r, what do you get? You know what is gm? It's g. gm by r क्या है? gr है. तो which is equal to root of 2gr. So which is equal to root of 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised to 6. So from this formula you get a value which is given by 11.2 kilometer per second. I hope you have cleared with this concept properly. This was the last part of this chapter. In the next part, we will go through the problems from start till the end. Till that, thoroughly by heart all the formulas of which has been related to this chapter.